हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आप हेडिंग देख रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। और इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीखना है कार्बन, ठीक है। तो जो हमारे कार्बन होता है ना, वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। जो हमारे ऑक्सीजन है, इसकी इंपॉर्टेंस और हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस के बाद हमारे पास आता है कार्बन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारे अर्थ पे, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। ऑक्सीजन तो करते ही करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, हमारी कार्बन की यूज होती है। पूरे इंटायर लाइफ में हमारे पास जो होते हैं बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, कार्बन का मिल जाएगा, ठीक है। जो जो हमारे कार्बन जो होती है, वो हमारे कार्बन का नेम कार्बन कैसे पड़ा है, ये कार्बन जो है हमारा लेटिन वर्ड, हमारा लेटिन वर्ड जो है कार्बो, इससे लिया गया है, ठीक है। कार्बो लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो हम कार्बन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं कि कार्बन कहाँ से आया, क्या इसकी प्रेजेंस है हमारे अर्थ पे, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जब कंबाइन करता है दूसरे कंपाउंड के साथ तब कैसे बिहेव करता है, ये सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे, जो हमारे अर्थ क्रस्ट है, उसमें जो हमारा कार्बन है आपको 0.02% ही है, ठीक है। और ये हमारे जो मिनरल्स हैं इसके, जैसे हमारा इसका मिनरल्स है हमारे पास क्या क्या है, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। कार्बोनेट्स हो गया, उसके बाद हो गया हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभार स्पेलिंग गलत हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देखना रखना, ठीक है। एंड हमारे के पास क्या होता है, कोल फॉर्म में होता है, ये कोयला जो होता है, एंड पेट्रोलियम्स। और क्या होता है हमारे पास, पेट्रोलियम्स। तो ये हमारा क्या है, ओर्स है, मतलब मिनरल्स है। इस मिनरल से हमारे पास 0.02% ही हमारे पास कार्बन है। और 0.03% जो है हमारे पास, ये एटमॉस्फेयर में है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। ये जो हमारा वुड जलता है, लकड़ी का है ना, वुड्स हो गया, केरोसिन हो गया, आपको कोल हो गया, ये सब जब जलता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है ना। तो ये हमारे पास कितना है, 0.03%। और इस कार्बन से हमारा यूज जो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, इस कार्बन से हम बहुत सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कंपाउंड्स का यूज करके बनाते हैं। जैसे क्या क्या बनाते हैं हमारे पास, घर में देख लो, हमारे पेपर हो गया, आपका रबर हो गया, और क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सारा क्या है, हम कार्बन से ही बनाते हैं, कार्बन उसके कंपाउंड से ही, कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बन को ही मिलाकर मिलाकर के क्या बनाते हैं हम लोग, ये सब चीजें बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लेदर हो गया। ये सब क्या है हमारे पास, कार्बन है, ठीक है। एंड ड्रग्स, बहुत सारा ड्रग्स में हम कार्बन का यूज करते हैं, सी का, ठीक है। और क्या बनाते हैं, ये सारा किसका बना होता है, हमारे पास कार्बन का बना होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन जो हमारा लेटिन वेट कार्बन से लिया गया है, 0.02% हमारे क्या अर्थ क्रस्ट पे है, जिसमें कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके मिनरल्स है। और 0.03% जो हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, ये 0.03% है। ये जो हमारे वुड, केरोसिन, ये कोल, ये सब जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ये हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो और ये हम कार्बन से क्या क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्बन, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ कार्बन है, पेपर, रबर, प्लास्टिक। ये सब ज़्यादा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डेली हाउस होल्ड के लिए हमारे, मतलब अपने
आसपास आप आपका हाथ में मिल जाएगा, प्लास्टिक की पेन मिल जाएगी। तो ये सब सारा क्या है, कार्बन का बना हुआ। ये बोर्ड है, सॉरी ये बोर्ड तो प्लास्टिक की नहीं बनी है, मतलब रबर है, हम जो यूज करते हैं, जैसे ये हो गया आपका डस्टर हो गया, ये प्लास्टिक की बनी है। तो सारे क्या है, कार्बन के बने हुए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और थोड़ा सा और कार्बन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बारे में ये सीखते हैं हम कि कार्बन की हमारे एटॉमिक नंबर कितनी होती है। जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है कार्बन का, ये होता है 6, ठीक है। कोई दिक्कत। आज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ की ना थोड़ी सी बड़ी हो रही थी दोस्तों। तो मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ यहाँ। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन की कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे इसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, 2 एंड 4। ये कौन कौन सा सेल यूज करता है, के और एल। तो ये दो सेल को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ठीक है। ये सब चीज़ सिखाएंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जब हम आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सीख लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो सेल में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होता है, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, एक मेथड है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लेना कि कार्बन की एटॉमिक नंबर हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 एंड 4। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के सेल में होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल सेल में होती है, ठीक है। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑटोनॉमस शेल में। मतलब इस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग 2 सेल यूज करते हैं। तो ये एक सेल हो गया के, एक सेल हो गया एल। के में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गई, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गई, ठीक है। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस शेल। ऑटोनॉमस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जब कंपाउंड्स, ये जो एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में पार्टिसिपेट करता है तो कैसे करते हैं, कैसे शेयरिंग होती है, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका कोवलेंट। ये जो होता है हमेशा आपको कोवलेंट बॉन्डिंग करती है। अब क्यों करती है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जब भी कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो ये हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड के बारे में ये बता दूं कि कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। तो कोवलेंट मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमेशा ये बॉन्ड जब फॉर्म करेगा, ये अपना क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करता है, क्योंकि इसके ऑटोनॉमस में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ना तो लॉस करेगा, ना किसी से। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट्स आपको पता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा करना मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस शेल जो होता है उसे कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल्ड मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो होगा कंप्लीटली स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 4, इसको स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना चाहिए। तब क्या हो जाएगी, 2 और 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। ये चीज़ कंफर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 6 प्रोटॉन्स। ये हो गया ना 6 प्रोटॉन्स। इसके जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो हमारे न्यूक्लियस में होता है। और इसका ऑटोनॉमस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करता है, मूव करते हैं। मतलब 6 प्रोटॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है। कहने का मतलब ये होता है। अब देखो जब किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स अंदर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और मूव कर रहे हैं हमारे। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुआ, 6 प्रोटॉन मिलके हैंडल करना मुश्किल है। ये पॉसिबल नहीं है कि 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर ले, मतलब संभाल ले।
तो इसके लिए क्या होगा, ये चार इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो चार किसी इलेक्ट्रॉन से किसी कंपाउंड से क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये हमेशा बोला जाता है जो कार्बन कंपाउंड्स होता है ये हमेशा क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस शेल में क्या करेगा, हमेशा शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का एक एक इंपॉर्टेंस यही था कि कार्बन जो है ये हमेशा क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो देखो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हमारे पास ऑटोनोमस शेल में, चार इलेक्ट्रॉन्स। यही चार इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसको बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, तो इसको कोवैलेंसी बोलते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेट करता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा। ये चीज़ याद रखना, हमेशा क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये आपको अभी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कार्बन की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो गया, कार्बन क्या क्या करता है। ठीक है, तो हम अभी कार्बन के बारे में सीख लिए सब कुछ। अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल कार्बन को छोड़ते हैं और हाइड्रोजन पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो कुछ फॉर्मेशंस ऑफ दिस एलिमेंट्स हम सीखते हैं कि क्या क्या है। जैसे आप देख लो, हेडिंग डाल लेना, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कार्बन के अलावा जो और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे पहला हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हमेशा। ठीक है, जिसको हमेशा H2 कभी फ्री स्टेट में H नहीं रहता है, जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितनी होती है, H की 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास ऑटोनोमस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी डुप्लीकेसी के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लीकेट बनाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और उसको डुप्लीकेट बोलते हैं। और सब जो होता है ऑक्टेव बनाता है, मतलब ऑटोनोमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के पास कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली होने चाहिए। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है ऑटोनोमस शेल में, तो इसको एक ही चाहिए, तो क्या करेगा, कहीं हमेशा शेयर करेगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ओनली के में हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन से जो केस में चाहिए ताकि कंप्लीटली फील्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे देखो, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर मान लो ये किसी हाइड्रोजन से जुड़ता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इस तरह से क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को शेयर करेगा, ये भी डुप्लीकेट बना लेगा, ये भी डुप्लीकेट बना लेगा। और ये क्या करेगा, आफ्टर ये हो गया बिफोर कॉम्बिनेशंस, ये हो जाएगा आफ्टर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और ये क्या बनाता है हमारे पास, हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुटेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के। इसी तरह से हम एक और सीखते हैं, कौन सा सीखते हैं, क्लोरीन का सीख लेते हैं। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे एडेड होता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऑक्टेव के लिए क्या, डुप्लीकेट के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए ऑटोनॉमस शेल में से। तो डुप्लीकेट के लिए क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब जैसे आप एक हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मतलब Cl2, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितनी होती है, सबको पता होगा आप लोगों को। क्लोरीन की कितनी होती है, 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बात करेंगे तो क्या होती है हमारे पास, 2 2 8 एंड 7। तो ये क्या हो गया, K सेल, L सेल, M सेल। तो इसके ऑटोनॉमस शेल में क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए, ठीक है। तो ये Cl2 कैसे फॉर्मेशन होता है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये चीज समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 7 होती है। ये कम स्टेबल कब होगी, जब ऑटोनॉमस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना इन द फॉर्म ऑफ शेल, इतना बस ध्यान में रखना। और मैं आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा। एक अलग से वीडियो बनी हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेल यूज हुआ है जिसमें 2 8 और 7 है। इसके लिए हमेशा कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके ऑटोनॉमस शेल में रिक्वायर्ड कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन्स जो फुलफिल करेगा ऑटोनॉमस शेल के। तो ये अचीव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स के से शेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम Cl बनाते हैं और इस तरह से, तो इसको मान लो हमारे पास कितना है, 2 2 4 2 6, इधर हो गया 1, कोई दिक्कत। और ये करेगा फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, Cl2 के साथ। तो ये डाल दो इधर, ये डाल दो इधर, ये डाल दो। तो ये जब ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इसका, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों अटैच हो गए तभी Cl2 बनाएगी। तो मान लो ये Cl2 एक जगह आ गई, ठीक है। और आपका Cl इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर Cl। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो ये 2 2 4 2 6 2 8, तो ये ऑक्टेव पूरा कर लिया। अब ये भी क्या होगा, ऑक्टेव पूरा कर लिया। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड से जुट गई ना। तो अब Cl और ये Cl, तो ये क्या होगी, Cl2। तो ये होगी क्लोरीन की, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें चैप्टर में आगे यूज होगा, ठीक है। तो मैं उसी को करवाऊंगा। तो अभी चलते हैं, हम आपको ऑक्सीजन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल्स में, वो चीज मैं बताता हूं। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर आप लोग सबको पता है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो होती है, एक नया हेडिंग डाल देंगे, पहले इसको हटा लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो फ्री स्टेट में नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो फ्री स्टेट में मान लो हाइड्रोजन बोल दें, क्लोरीन बोल देंगे, फ्री स्टेट में हो जाएगी तो उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, मान लो इसको हटा लें हम लोग, यहां से ऑक्सीजन डाल देते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा O2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा। एटॉमिक नंबर इसकी होती है ऑक्सीजन की 8 होती है, कोई दिक्कत।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो इसकी हमारे पास कितनी होती है 2 और 6, मतलब के एलिमेंट्स बढ़ गया और 6 एलिमेंट्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोनोमस सेल में, तो इसको क्या चाहिए, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें यहाँ, तो ये कंप्लीटली ऑक्टेव फिल करेगा कितना, 2 इसमें ऐड करेंगे तभी तो होगा ना। जब ऑटोनोमस फुल होने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, मान लो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने है ऑटोनोमस शेल में, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 है, तो यहाँ डाल दो 2 4 2 4, यहाँ पे 2, तो ये हमारे 6 हो गई। तो आप ऑक्सीजन का बना रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बनाएगा ना, ठीक है। अब जब ये कंबाइंड होगा तो आपको इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसका यूज हम बाद में करने वाले हैं, जब ऑक्सीजन का हम सॉरी कार्बन का जब कंपाउंड बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये हमने क्यों बता रहा था आपको। तो अभी ये आप सीख लो कि ऑक्सीजन किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 2 2 4 और 4 ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये ऑक्टेव पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये भी क्या किया, अपना ऑक्टेव पूरा कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका O2 का फॉर्मेशन हुआ। तो जो O2 क्या हुआ, हमेशा डबल बॉन्ड से जुटा। तो ये चीज याद रखना है कि ऑक्सीजन जो हमेशा क्या था ना, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या सिंगल बॉन्ड से, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा था। तो ये चीज ये आपको दिख गया था ना कि हाइड्रोजन था इस तरह से, Cl था Cl, ऑक्सीजन हमारे पास एक चीज चेंज आया कि डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मॉलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का भी हम इस फॉर्मेशन में जब हम कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे। इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे नाइट्रोजन डालते हैं। तो नाइट्रोजन मतलब होता है, नाइट्रोजन कैसे नोट करते हैं, एन से। एटॉमिक नंबर कितनी होती है इसकी, नाइट्रोजन की एन की होती है 7, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 2 और 5, मतलब के सेल और एल सेल में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए और एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तभी तो ये ऑटोनोमस सेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। कंप्लीटली फिल्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा इसको। तो कैसे से ये क्या करता है, शेयर करता है। शेयर करेगा कैसे, कैसे शेयर करता है आगे बताता हूँ मैं। मान लो आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, आपको बताया गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये हमेशा क्या है, ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही इसकी वैलेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है कंपाउंड बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारे क्या नाइट्रोजन गैस है, तो इसके ऑटोनोमस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करने के लिए, ऑक्टेव पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गई, ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गई एन, यही है ना। अब देखो ऑक्टेव पूरा करने के लिए 3 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 हो गया, ये भी 6 और 2 8, मतलब इस तरह से क्या नाइट्रोजन अपना ऑक्टेव पूरा कर लिया। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट वाला ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। जब कार्बन आइटम बनाना, तो जब कार्बन का हम कंपाउंड्स बनाएंगे तो उस टाइम अगर हम नाइट्रोजन हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपकी मीथेन की होती है, CH4, ठीक है। इतना देर से हम आ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स पे धीरे धीरे। पहले तो हमें कार्बन सीखा, कार्बन की क्या होती है, कार्बन कहाँ से आई, इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, किस तरह के एलिमेंट्स। कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है, आपको 3 मिलियन से ज़्यादा इसका प्रोडक्ट मिल चुका है हमारे पास, और प्रोडक्ट बनते जा रहा है, हर रोज बनते जाता है, नया नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में।
और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दैनिक लाइफ में जो भी होता है। तो अब देखो, हम आपको एक डाल लो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, CH4 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ आता है, इसको बोलते हैं मीथेन। तो अब देखो, मीथेन क्या है हमारे पास? हमको मीथेन का बनाना है क्या? स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक कार्बन जो होता है एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो आपको बेसिक बताया था, जब भी हाइड्रोजन जो है जुटेगा तो हमें सिंगल बॉन्ड से जुटेगा। और ये हमारे पास कितना है? CH4। 4 एटम है हमारे पास, कितनी? हाइड्रोजन की। अब कार्बन कितनी है हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम है। तो ये फॉर्मेशन कैसे करेगा CH4 की? तो CH4 की फॉर्मेशन कैसे करती है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। बिफोर कॉम्बिनेशंस, बिफोर कॉम्बिनेशंस मतलब जुड़ने से पहले। तो ये देखो, हमारे पास आपको बताया गया कार्बन के ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। ये तो पहले मैं बताया था ना। और हाइड्रोजन के पास ऑटोमोस्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 होते हैं ना। हाँ, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो कार्बन एटम है हमारे पास, ये हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन में क्या करता है अपना? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विथ थ्रू सिंगल बॉन्ड्स। और ये देखो, तो ये हो गया बिफोर कॉम्बिनेशंस। अब ये क्या है हमारी? ये हमारा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इस तरह से बना लो। अब देखो, जब ये एक ऑक्टेव करता है तो ऑक्टेव किस तरह से करता है? ये हो गई। तो आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन जो है जब भी करेगी तो अपनी डुप्लीकेसी करती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन डुप्लीकेट बनाएगा, इसको डुप्लेट बोलते हैं। और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन के स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये देखो, इसका क्या करेगा? शेयर कर रहा है, ये शेयर कर लिया। तो इस तरह से आपका CH4 मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक है, जो मीथेन होता है ये हमारा क्या है? कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड होंगे ना, जिसको हम मार्स को इसमें नोट्स में लिख लेना है। छोटा सा चीज जो मीथेन के बारे, मीथेन गैस के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ये है कि जो मीथेन जो होता है ये कार्बन कंपाउंड होता है। कार्बन कंपाउंड which is also called मार्स गैस। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये यूज कहाँ होते हैं? मार्स गैस कहाँ यूज करते हैं? फ्यूल्स में। मतलब हमें एक मोस्ट मोस्ट ऑफ द यूज होता है इसका फ्यूल्स में होता है। ठीक है, और मेजर कंपाउंड्स होता है CNG कम। जो हमारे CNG है, हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस। ये सब वहां पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बायोगैस में भी ये इसका सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है। ये किससे बनाया था? हमारे कार्बन से ही बनाया था। तो अब आपको मीथेन के बारे में सब कंप्लीट नॉलेज मिल गया। ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये मार्स गैस होती है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो होता है हमारे कार्बन कंपोनेंट्स ही बनाते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होती है वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा स्पीड में करता हूं मैं कि फॉर्मेशन ऑफ NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया,
आपको NH3 एंड H2O, ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, मतलब बनाते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनिया का बात करते हैं। अमोनिया उठाते हैं NH3। तो हमारे पास आपको बताया गया था जो अमोनिया NH3 में क्या हमारे पास नाइट्रोजन है। तो एटॉमिक नंबर जो होती है हमारे नाइट्रोजन की कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 7 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बात करूँ तो क्या होता है 2 and 5, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 होती है। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही दो यूज हुआ ना, 1 होती है। तो यही दो चीज़ यूज हुआ रहा है NH3 में, नाइट्रोजन और अमोनिया को जोड़ने के लिए। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, देखो हमारे पास नाइट्रोजन है, आपको पहले ही बताया गया था नाइट्रोजन जो है हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हो, 3, मतलब हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब देखो ये NH3 इस तरह से जुटेगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन्स, ये डुप्लीकेट बनाएगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगी, अमोनिया फॉर्म कर लेता है हमारे पास। और तो हम नाइट्रोजन का बताया गया कि हमेशा कितना हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ती है। और यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी में ऐड होगा तो वो ऐड होता है डबल बॉन्ड्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का बात कर लेता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स में देखो क्या क्या होता है, H2O होता है ना। H2O का बात करें हम लोग तो हमारे पास क्या है, इसके इसमें H2O, H है एंड ऑक्सीजन है। तो H के पास कितनी होती है, तो H के बारे में तो बहुत सारा चीज़ पता है हमें, ऑक्सीजन के बारे में पता कर लेते हैं। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होती है, 8 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होती है, 8 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 6, मतलब एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जो कंप्लीटली फिल्ड होगा तभी जाके ये स्टेबल होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन तो पता ही है आपको कितना होती है, 1 होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। ऑटोनॉमस में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेगा ना। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया बिफोर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो देखो ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गई, ये डुप्लीकेट पूरा कर ली, ये अपने डुप्लीकेट पूरा कर ली, डुएट बोलते हैं इसको। और इस तरह से तो ये अपना हो गया इसका, ये इसका काम हो गया अपना कर ले, और ये क्या किया, अपना काम कर लिया। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इस तरह से जुड़ता है, HOH। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारा क्या कार्बन से बना होता है। तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप नोट्स बनाते जाना प्लीज़, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, तो आप भी बनाते जाओ, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना। तो एक अच्छे नोट्स के साथ आप रिवीजन करने में क्या होती, टाइम बहुत कम लगता है। तो अब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितनी होती है हमारे पास, 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 and 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, 2 and 4, मतलब आउटर मोस्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, इसका कितना होता है, 2 and 6। मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉरी, ये इसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑटोमोबाइल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, इसका ऑटोमोबाइल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो इसको ऑक्टेव पूरा करने के लिए +4 होगा, इसको +2 चाहिए।
तो ये क्या करता है, हमेशा शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या बनाना है, CO2, मतलब कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम। अब ये जुड़ता किस तरह से है, कार्बन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 है। जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक शेल में होगा वही डालेंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, 6 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, ये हो गया 6, डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। तो सिमिलरिटी अच्छा चीज देखने में अच्छा लगता है ना। एक बात बताओ, अब जब आप, ये तो बिफोर हो गया, आफ्टर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर आफ्टर क्या होगा। आफ्टर क्या होगा, ये हो गया हमारा कार्बन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, ये डॉट स्ट्रक्चर हमारे कितना है, किसकी थी, ऑक्सीजन की। ये क्रॉस स्ट्रक्चर, क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कार्बन की होगी, इधर भी ये होगी, इधर भी क्या होगी, डॉट डाल रहे हैं। अब इसको कितना चाहिए था, 8, 2 2 4 2 6, ये हो गया क्या हमारा, 8 हो गया, 2 2 4 4 6, ये हो गया 8 हो गया। अब इस कार्बन के कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो 4 ये 4 ये आपस में शेयर करके क्या बना दिया, CO2। CO2 कैसे हो गया, C बीच में हो गया, और जो बगल बगल से क्या हुआ, डबल बॉन्ड्स जुट रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गई, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हमारे पास जो है, आपको सल्फर की, सल्फर मॉलिक्यूल्स, एसिड। अब एटॉमिक नंबर का बात करेंगे हम, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का, सल्फर का होता है 16, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 एंड 6। तो आप देख के बताओ, 2 8 6 में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ओनली, फॉर कंप्लीट देयर ऑटोमोसोल टू स्टेबल, मतलब स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक बात बताओ, तो मतलब हमारे पास कितना है, S8 है, मतलब सल्फर की हमें 8 मॉलिक्यूल्स को एक साथ ऐड करना है, ठीक है। तो हम अभी मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इस तरह से, फाइव, 6 7 8, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होती है। और सल्फर देख लो, आप एक बात बताओ, हरे में क्या है हमारे पास, सल्फर है, यही है ना, एसिड। बिफोर स्ट्रक्चर आपको क्या बताया गया था, ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हरे के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑटोमोशन में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको ये हो गई सल्फर की, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, आपस में ऐड होता है, एडिशन हो रही है ना, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं हम लोग, ये। तो ये हो गया बिफोर कॉम्बिनेशन। जब आफ्टर कॉम्बिनेशन होता, कंबाइन होता है, क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से मान लो हमारे पास ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो
3 to 5 to 7, यहाँ पे एक और डालनी पड़ेगी। तो ये हो गया 6 to 8, 6 to 8, ये हो गया। इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं, शेयर कर लेगा अपना, ठीक है। इस तरह से यहाँ से बनाएंगे, मतलब ये हो गया आपका। और इसकी स्ट्रक्चर होता है, ये सब क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मेरा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है बट ऐसा ही बनेगा। तो इसका क्या होता है, आपको जब बॉन्ड फॉर्म में बताएंगे, बॉन्ड फॉर्म में क्या होता है, तो ये क्रॉन शेप का ही बनाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रॉन हो गया। क्रॉन मतलब क्या होता है, ताज जो होती है ना राजा रजवाड़ों की, उस तरफ की ये शेप होती है, इसको बोलते हैं क्रॉन शेप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉन शेप बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा स्पीड में ना एसेट फिगर अच्छा नहीं बनता है क्योंकि वीडियो लेंथ ही थोड़ा सा होता है। तो ये आपने सीख लिया ना, चलिए बुक में देख लेना, अगर ज़्यादा क्लियर ना होना तो ये फिगर थोड़ा बुक में देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगी ये सेट की। तो अभी तक आप लोगों को मैं सिखा रहा था कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। अब देखो, जो हमारी कोवैलेंट बॉन्ड होती है, कोवैलेंट हमने तो कंपाउंड मान लो बना लिया, तो इसके प्रॉपर्टीज कुछ होती होगी। इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। आप एक नया हेडिंग डाल लो, हेडिंग में डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये कोवैलेंट कंपाउंड्स जो बनती है, मतलब शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहला चीज ये दिखना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, वो वीक होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज लिखना है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एंड बीपी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, जो हमारे स्मॉलर इसकी जो होती है, स्मॉल स्मॉल यहां लिखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है ना कि कार्बन एटम भी हमारा क्या बहुत छोटा एटम है। तो कार्बन का छोटा होने से क्या होता है, ये ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होती है। इन कंपेयर देन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होती है। वो जो फॉर्म करता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, हाई होता है मेटल्स। ये कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है, और ये क्या होता है, छोटा साइज होता है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द एटम्स। ये चीज समझ याद आवा। इसके कोवैलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स की क्या होती है, बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुरंत वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज यह क्या हुआ, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो इसका क्या होता है, पुअर कंडक्टर। ये चीज याद रखना, मतलब हमें की पॉइंट पे ध्यान देना होता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है।
क्यों होता है पुअर कंडक्टर? हमारा कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम क्या है? नॉन मेटल्स है। ये क्या करता है? हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी करता है ना जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे नॉन मेटल केस में होता ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नहीं होता है इसमें। तो ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। कि हमेशा क्या कर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा इसके पास एब्जॉर्ब करके अपने आप रख लेगा। अपने पास रख लेने के बाद क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जनरली पुअर कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर कर लेता है बीच में। कोवलेंस कंपाउंड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देता है। ये क्या करता है? बीच आपस में शेयर कर लेता है। आपने अभी इतने सारे कंपाउंड्स देखा जो कोवलेंट कंपाउंड बना रहा था, सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था? शेयर कर रहा था। शेयर कर रहा था मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर ही नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? तो इसलिए बोलता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू लिख लो यहां पे, आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। और एक चीज और, एक नो चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म होता ही नहीं है। ये चीज समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट्स करना, कमेंट सेक्शन में मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, फिलहाल हमें आगे बढ़ने दीजिए इन दिस कंपाउंड्स। तो ये हो गया एक तरह से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर कोई पूछता है कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो बता देना कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है? कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम जो होता है वो काफी कमजोर होता है, मतलब वीक होता है। स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिसकी वजह से कम एनर्जी पे क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके कम होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या होता है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, मतलब कंपाउंड्स ये क्या करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक आप लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड बता दिया। अब आगे बढ़ के आप लोगों को बताता हूं मैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। धीरे धीरे हम लोग कंपाउंड्स पे चल रहे हैं कि कार्बन का कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वहां बढ़ेंगे हम लोग, चल रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नया हेडिंग डालते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। यहां पे प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा। देखिए ये हेडिंग डाल लो कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स मतलब होता है क्या, कार्बन का अनदर फॉर्म, मतलब कार्बन से ही बना हुआ क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट। कार्बन से ही बना हुआ दूसरा प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन बोलना चाहोगे तो एलोट्रॉप्स जो होता है, मतलब जैसे कार्बन का एलोट्रॉप से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जैसे डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लूरिन्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे पास कार्बन का एलोट्रॉप्स है, मतलब कार्बन के ही, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन से ही बना हुआ है ये चीज।
ठीक है। जैसे माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एमोर्फोस, ये सब क्या है हमारे पास, कोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, चारकोल, ये सब क्या है हमारा एलोट्रॉप्स है। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एलोट्रॉप इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच एन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म हैज ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका ऐसे लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे, एलोट्रॉप क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होगी जिसमें क्या होगा, एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा मोर देन वन फॉर्म में। एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखो, एलिमेंट्स मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड ईच फॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड ईच फॉर्म्स हैव एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट केमिकली क्या होगा, बट केमिकली इसकी क्या होगी, अलग होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, इसकी हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट आएगी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पता है ना आपको, मतलब रिएक्शन एक्टिविटी, मतलब कैसे तरह से, किस तरह से रिएक्शन करता है, किसी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन किस तरह से करता है। फिजिकल हो गया क्या क्या, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये हो गया आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपने सीख लिया कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, उसी का फॉर्म का बना होता है, वन एक फॉर्म से दूसरे, मतलब मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। तो ये किसने फॉर्म में मिलते हैं, ये आपको एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएगा, आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी पता है, कोयला के खान में क्या मिलता है, हीरा मिलता है। तो कोयला के खान में ही हीरा क्यों मिलता है, क्योंकि उसी का वो कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है। डायमंड्स, और क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में यूज होती है ना, वो क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट है। एंड फ्लोरिन्स, फ्लोरिन्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये शायद नहीं है। ठीक है। हमें पढ़ना है सिर्फ डायमंड्स और ग्रेफाइट्स के बारे में जानना है और एमरफस के बारे में नहीं जानना। फिर भी एमरफस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक मैक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, वो भी आपको जानकारी मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। जो माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जैसे आपको हो गया एमरफस, एमरफस भी क्या है, कंपाउंड है जो कार्बन का ही बनता है। ये क्या होता है, ये भी कोयला से ही बनता है, कोल से। ठीक है। लैम्प ब्लैक, चारकोल, ये सबसे क्या होता है, ये हमारे माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है क्या, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी एलोट्रॉप्स की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम थोड़ा डायमंड्स के बारे में जान लेते हैं और ग्रेफाइट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक नया हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि डायमंड्स क्या होता है। थोड़ा डायमंड्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे डायमंड्स, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, सॉरी, पहले डायमंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो डायमंड होती है हमारी,
जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे डायमंड्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। पहले डायमंड्स देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ना वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये आप डायमंड्स के बारे में देख लो कि डायमंड्स जो होती है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, डायमंड के बारे में सबको पता हो क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्या हुआ, कलरलेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ये चीज तो पता है ना, सबको पता है। ग्रांड डायमंड्स के बारे में तो देखे ही होंगे। ये ट्रांसपेरेंट होता है सब्सटेंसेस। और क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसकी चमक जो होती है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती है इसकी। ठीक है, जो ब्रिलियंस पावर होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक जो होती है इसकी वजह से क्या होती है, इसकी कॉस्टली होते हैं। जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, किस वजह से होता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है नहीं क्या होता है, नहीं पता होगा तो लाइट रिफ्लेक्शन बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो कहता है लाइट आना और पास हो जाना, और लाइट गया रिटर्न आ गया तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट होना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, और पास हो गई तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट होना। तो डायमंड के केस में क्या होता है, जो लाइट आ रही है तो जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, एक सर्टेन एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है। ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको लाइट जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये सारा चीज़ कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो अभी से ये समझना है कि इसकी जो ब्रिलियंस होती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है हाई होती है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। और ये हैवी होती है, बहुत ज़्यादा भारी होती है, क्विट हैवी होती है, काफ़ी हैवी होती है। और हार्ड क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होती है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज है, ये मैं जनरली बता रहा हूँ। और एक्सट्रीमली हार्ड होती है, ये चीज़ तो सबको पता है, जनरल नॉलेज है ये। ठीक है, और क्या होता है, ये कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, नॉट कंडक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि डायमंड के बारे में कुछ बताओ तो ये चीज़ बताना है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी ब्रिलियंस पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्या ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हैवी होता है, एक्सट्रीमली क्या होता है, एक्सट्रीम हार्ड होता है। मतलब एक्सट्रीमली बोल लो, एक्सट्रीमली क्या होता है, हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इसको बोल सकते हो कि ये जो है हमारे पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगा जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। नॉट कंडक्ट, ये लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि आपको नोट्स में आ जाएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, द because of the absence of free electrons। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एब्सेंसी होती है। बट इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट जो होती है ट्रांसफर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है,
बट यहाँ पे लिख लीजिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो अपने आप हाई हो जाएगा ना, क्योंकि थर्मल मतलब सस्टेन करने की कैपेसिटी होता है, मतलब हीट को अपने से थ्रू क्या होना, पास होने देना, मतलब हाई होगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी समझ लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई आपको डायमंड्स की। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये तो मैंने जनरल प्रॉपर्टी सीख लिया इसका। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हमारे जो एक्चुअल, मान लो हमें तो तीसरे टाइप का दिखता है, लेकिन वो होता क्या है, कार्बन होता है। कार्बन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरली हम उसको कार्बन मैंने अरेंज होता है क्या है, इन द प्रॉपर मैनर में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें कार्बन एटम जो है, ये हमारा मान लो एक कार्बन एटम है, इस तरह से ये हमारा कार्बन एटम है, इस तरह से हमारा कार्बन एटम है। मतलब हर एक कार्बन एटम क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मान लो यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, ये मान लो इससे ये इससे जुड़ी हुई है। तो हर एक कार्बन एटम ना एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब आगे दिखाता हूं मैं कैसे होती है। मान लो ये हमारा क्या है, एक कार्बन एटम, आपको पता था कि कार्बन जो है हमेशा क्या होता है, कोवेलेंसी क्रिएट करता है। मतलब हमेशा कार्बन जो है कोवेलेंसी, यहाँ पे क्या है, सारा का सारा तो कार्बन ही है, तो सारा कार्बन क्या होगा, इस तरह से जुट जाएगा। तो आपको बताया था कि जब भी कार्बन एडेड होगा 4 कार्बन से जुटेगा। यही इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, जुटा होता है। तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन 4 कार्बन से जुटा जाता है। इच कार्बन, इसमें ऐसे लिख सकते हो हम कि इच कार्बन एटम bonded to 4 अदर एटम, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होती है। ये मान लो स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये होगी आपका कार्बन का स्ट्रक्चर, डायमंड्स का। तो अब थोड़ा ना हम ग्रेफाइट का, फ्लोरीन का नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि फ्लोरीन आपके सिलेबस में है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम लोग सिर्फ कार्बन और ग्रेफाइट का देखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट आपका बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, आपको पेंसिल में देखा है? नहीं तो अभी देख लीजिए, पेंसिल जो है ना आपका ग्रेइश कलर का दिख रहा होगा। इसकी कलर, सबसे पहले कलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ग्रेइश हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट की, वो देख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए ग्रेफाइट, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, कलर इसका बात करेंगे तो इट इज अ ग्रेइश ब्लैक। और क्या होता, ये ओपेक सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये लाइटर देन डायमंड होता है, ये तो पता ही है हमको। अब बता क्यों नहीं ऐसा, यही बोल रहे होंगे ना, फिर भी लिख लो, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा अपना, ठीक है। लाइटर देन डायमंड्स, डायमंड जो होता है उससे क्या होता है, और जो छूने में तो स्मूथ होता है, ये तो पेंसिल पकड़ के ही पता चल रहा है कि आपको स्मूथ होता है, एंड स्लिपरी होता है। ये इसकी क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई।
स्लिपरी टू टच, जब हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर क्या होता है हमारे पास, गुड होता है। कैसे, जो हमारे बैटरी उटरी होती है वहां पे क्या होता है, बैटरी के बीच में जो आप बैटरी को फोड़ कर देखना है वो बीच वाले क्या होते हैं हमारे पास, ग्रेफाइट ही होती है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते, तभी तो हम यूज करते हैं वहां पे ना। तो यहां पे बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है क्या, आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है मतलब फ्लो करता है ड्यू टू ओनली प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन द केस ऑफ ग्रेफाइट्स, द ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर, मतलब उतना ज्यादा हीट को सस्टेन नहीं करता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लेते हैं, हटा दूं, ठीक है, आप लिखते जाओ। नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, कि चुपके चुपके वीडियो देख रहे हो खाली, नोट्स बना लेना प्लीज, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी, नोट्स रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी करोगे ना। अब इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लें, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, मान लो इस तरह से आपको ये कार्बन एटम हो गई, ये इससे जुड़ी, ये इससे जुड़ी, ये इससे जुड़ी, ये इससे जुड़ी, इस तरह से। अब इससे क्या हो, दूसरे कार्बन जुड़ते इससे, तो इस तरह के क्या होता है, आपका लेयर फॉर्म बनाता है, मतलब स्लैश, आपको रोटी के ऊपर रोटी रखो, रोटी बनाती है ना मम्मी, अब देखना है कि रोटी के ऊपर रोटी रखती है तो बहुत सारा रोटी रख के क्या होता है, एक बड़ा सा बनते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास लेयर होती है। बना ले आप अच्छे से, मुझे ड्राइंग अच्छे से नहीं आती है, तो इस तरह से ये क्या होता है, लेयर होता है। ये बनाता हूं मैं अच्छे से थोड़ा सा, ये तो मतलब समझ लो कि रोटी वाली लेयर जो होती है ना, उसी तरह का होती है स्ट्रक्चर इसकी। तो ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होता है कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कंसिस्ट करता है लेयर ऑफ, आपको कोई पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो कार्बन एटम का बताना है कि लेयर्स होती है इसमें, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इच कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट लेयर क्या होता है, ज्वाइन थ्री अदर्स, सब वैसे ही होता है, मतलब जो कार्बन एटम्स होता है हमारे अलग अगले चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये हमेशा हर केस में होगा, जब भी कार्बन फॉर्मेशन करेगा कोवलेंट कंपाउंड्स इसी तरह से होगा, ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, फ्लूइड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप लोगों को देखना हो तो फ्लूइड्स आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। अब देखो, जो वर्सेटाइल नेचर होती है हमारे कार्बन की, तो ये सारा चीज कार्बन के एलोट्रॉफ्स हो गई, हमने सीख लिया। अब इसकी कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसकी और क्या वर्सेटाइल नेचर होती है और कौन कौन से नेचर्स उसके पास होते हैं। तो हम आगे बढ़ते थोड़े से, आपका ये चैप्टर 4 है, 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है।
लोग सीखेंगे अभी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नेचर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं हम लोग। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कि वर्सेटाइल नेचर कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? जो हमारी कार्बन कंपाउंड्स होता है, अभी 3 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, ठीक है, 3 मिलियंस। लेकिन आप हमें बचाने की ये बात होती है कि कार्बन के प्रॉपर्टीज होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 3-4 प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपको कैटाइनेशंस हो गया है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये सब चीज़ आगे मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या है, वर्सेटाइल्स है, जो क्या हमारा 3 मिलियन से आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो इसके मेन फैक्टर्स होता है, एनिमल्स करता है कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वो क्या क्या होता है, यह एक है। यहाँ पे तो मेन फैक्टर्स क्या क्या होता है, इसका अगर बात करेंगे हम, तो मेन फैक्टर्स जिस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, मेन फैक्टर्स कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा कैटेनिशंस। अब देखो कैटेनिशंस के बारे में थोड़ा बता दूं। कैटेनिशन होता है, मतलब कैटेनिशन एक प्रॉपर्टीज होती है जो इस कार्बन में हमें मिलती है। तो कार्बन जो मेन फैक्टर इसकी होती है कैटेनिशंस होता है, जिसकी वजह से क्या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैटेनिशंस। कैटेनिशंस मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स। इसका कैटेनिशंस का मेन मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग, ये बोल्ड करके लिख रहा हूं मैं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स। किसकी सेल्फ लिंकिंग? कार्बन। मतलब कार्बन अपने में ही जुट के क्या होता है, दूसरे एटम्स की क्या करता है, निर्माण कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली हम कार्बन एटम की बात करेंगे ना, कार्बन एटम्स का ही बात करेंगे हम, ठीक है। कार्बन एटम्स थ्रू किससे जुड़ते हैं? हमको तो पता है कैसे जुड़ती है, कोवेलेंट बॉन्ड से, थ्रू कोवेलेंट bonds to form long straight और ब्रांच। ये सब क्या चीज है आगे बता रहा हूं मैं। ब्रांच, चेन, और क्या होता है, रिंग ऑफ डिफरेंट साइड्स। यही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कैटेनिशंस। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने से अपने में जुट जाना, ये क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग हो गया। मेनली किसके? कार्बन एटम की बात करेंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो पता ही हमें कि कार्बन जो होता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ता है टू फॉर्म लॉन्ग। इस तरह से क्या हो रहा है, मतलब लॉन्ग, जितना लंबा आप बना सकते हैं उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बनाता है, ये स्ट्रेट होता है। ब्रांच मतलब क्या होता है, जब पेड़ पौधा क्या होता है बहुत लंबा होता है, उसके पास क्या होता है, ब्रांच भी निकलता है। तो मान लो ये क्या होता है, तरह से ब्रांच हो गया। और ये क्या, कार्बन जो हमारा रिंग रिंग फॉर्म में भी कंपाउंड्स फॉर्म करता है। रिंग फॉर्म में से हमारा क्या आइटम जुड़ता है। तो ये इसकी
एक कैटेनेशन एक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से कंपाउंड से क्या होता है, कंपाउंड जैसे मान लो एक कंपाउंड ये हो गया, अब इसमें एक हमारे पास ऑलरेडी एक कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड्स दोनों जुट के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसलिए इसके 3 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, और ये मतलब प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मिलके बनाता है। ये प्रोडक्ट होगी, ये भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये दोनों प्रोडक्ट मिलके क्या होगा, तीसरा प्रोडक्ट बना दिया। इस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जो होगी इसके प्रॉपर्टी से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये कैटेनेशन एक क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल प्रॉपर्टीज है हमारे कार्बन के पास, ठीक है। और इसी तरह से जब हम कार्बन का बात करते हैं, इसी तरह से और हमारे पास एक दो चार एटम है जो इस तरह का प्रॉपर्टीज इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जैसे सल्फर है, सिलिकॉन है, ये सब भी क्या होता है, इसके पास भी टेंडेंसी होता है क्या, सेल्फ लिंकिंग का और कैटेनेशन का प्रॉपर्टीज होता है, बट ये सब हमारे ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये नच मोच ये क्या होता है, लेजर एक्सटेंड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कम बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से क्या होती है, बहुत कम एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने आपको सल्फर का बनाया था ना थोड़ी देर पहले रिंग चेन में, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, जो पहला था आपका कैटेनेशंस। अब दूसरा लिखिए, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये मेन फैक्टर हो गई कार्बन का, ठीक है। अब सेकेंड में डाल दो कि टेट्रा वैलेंसी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन किस ग्रुप से है, 14th ग्रुप से। ये चीज तो पता है ना, जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे ना तो उसमें आपको देख लेना, ये पीरियोडिक टेबल में जाके कार्बन जो होगा आपको 14 ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। इसकी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर जो होती है हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितनी, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने बता दिया है 2 और 4। तो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करता है, ये शेयर करता है। कभी भी ये क्या होता है, कार्बन 4 अनदर एटम से जुड़ता है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, ये चीज पता है ना। हाँ, तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग जो पेयर करता है दूसरे के साथ फॉर अनदर कार्बन एटम्स के साथ, और ये जैसे मतलब आपको बताया था कार्बन जो हमेशा क्या होगा, 4 अनदर एटम से जुड़ता है। ये इसकी टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी जो होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ता है, जैसे एलिमेंट्स आपको हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, ये सब क्या होता है, ये मोनोवैलेंस एटम्स होता है, इससे भी क्या करता है, जुड़ता है, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि ये जो है मेन फैक्टर्स में ही बात करेंगे हम लोग, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर लेता है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होता है, कार्बन क्या होता है, छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कि ये मल्टीपल फॉर्म बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल होते हैं, एक डबल होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड में एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होता है कि टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है विथ इट्स ओन एटम्स और विथ अनदर एटम्स के, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, इससे क्या करता है, जैसे मान लो आप कार्बन हो गई, तो ये तो आपको पता है हमेशा, ये कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाती है, ठीक है। ये कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ जाती है। तो इस तरह से ये होती है, सिंगल बॉन्ड से भी जुटेगी, जैसे मान लो सी और एच आपने जोड़ दिया, ऑक्सीजन जुटेगी ये, तो कार्बन जो है तीनों बॉन्ड से जुड़ती है। ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है,
ये आपके मेन वर्सटाइल नेचर जो हुई कार्बन की, आपने 3 सीख लिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। जब 11th-12th में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे के पूरे पढ़नी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, 3 तरह की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बात करना है कि फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, एक पार्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ एक हेडिंग डाल दीजिए, ये वर्सेटाइल हटा दीजिए, आप कार्बन के बारे में बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं पिछले घंटों से, 1 घंटों से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर, सॉरी आपको कार्बन आइटम की ही बात कर रहे हैं। आप नया हेडिंग डाल दीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे हम, दो कंपाउंड्स दैट कंपाउंड्स, ऐसे हम बात करते हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है जिसमें कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सी बार अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप सीधा बता देना कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन का कंपाउंड्स बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में बात करना कि हमारे इसकी ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कार्बन का ऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, कार्बन का कार्बोनेट नहीं होनी चाहिए, कार्बन का हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में ये चीज नहीं लागू होगा, लेकिन जो भी कार्बन आइटम का कंपाउंड होगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे और आगे बढ़ते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा सीखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हमारे पास एक हेडिंग डाल दीजिए, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बस ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन का बना होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑक्साइड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी जितने कंपाउंड्स हो गए सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके बुक में है हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही बहुत सारा आपको कंपाउंड्स देती है। एक हेडिंग डालो आप, हाइड्रोकार्बन्स, आपको नेम से ही स्पष्ट लग रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वही आपको क्या देगा, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ही ओनली इंटेक होगी, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को क्या बोलते हैं, जो मिक्सअप होती है उसको हाइड्रोजन और कार्बन बोलते हैं, C+H इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लूँ मैं, तो आपको CH4 ले लो, ये क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। C2H6 ले लो, ये क्या है, हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन है। C2H4 ले लो, ये क्या है, हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। आगे बोलते हैं ये हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। तो पहला इसमें डाल देना कि पहला हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी अभी आपको थोड़े से एक टर्म बताया था, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स।
इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। अब देखो, जो सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड्स मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हम इसका बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मतलब जितने भी हाइड्रोजन कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड से जुटा होगा हिंदी में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, ओनली सिंगल कोवेलेंट, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन कार्बन हमेशा क्या होगा, कोवेलेंट से बॉन्ड से जुड़ता है। अब इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड में हमेशा क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट से बॉन्ड जुटेगा, ठीक है। ओनली सिंगल कोवेलेंट्स बॉन्ड्स। जो भी हाइड्रोसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा कंपाउंड फॉर्म ओनली, यहां पर लिखो दो, कंपाउंड फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसको और बोलते हैं एल्किन्स, सॉरी एल्केन्स और पाराफिन्स। आगे बढ़ते थे हम, इसके जनरल फॉर्मूला क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का? अगर इसके हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, CnH2n+2, ये इसकी जनरल फॉर्मूला हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, एल्केन्स, ANE, एल्केन्स बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, वेयर N क्या है हमारे पास, N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर कार्बन अगर 1 डाल दिए हम, N बराबर 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, C, वहां पे 1 रखो, H2 × 1 + 2, ये क्या हो जाएगा आपको, CH4 क्या है जिसका नाम है, ठीक है। अगर दूसरे कार्बन, दो कार्बन के लिए बात करेंगे N बराबर 2, तो C2H2 इंटू N कितना है हमारे पास, 2 + 2, तो ये हो जाएगा C2H6, ये क्या हो जाएगा हमारा इथेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके ऑल अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका आपका जनरल फॉर्मूला हो गया क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स भी बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, एल्केन्स, ये याद रखना, ध्यान रखना। इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डालो, दूसरा वाले, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, इसमें लिख सकते हो आप, द हाइड्रोकार्बन इन विच, मतलब इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, एटलीस्ट वन अलोंग, एटलीस्ट ऐसा बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन DOUBL, डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इसको मल्टीपल बॉन्ड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है।
along with single bonds, ठीक है। तो इसके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन ये होगा कि ये क्या होता है, वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद वन सिंगल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल मतलब एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो होनी ही होनी चाहिए इसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, उसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? अब देखो, अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये टाइप आता है, तो पहला टाइप हो गया आपका अल्कीन्स, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके आपको तीन टाइप हो गए आएंगे। थ्री टाइप्स कौन कौन से होंगे आपको? एल्कीन्स, पहले क्या पढ़े थे आप लोग? एल्केन्स। एल्केन्स क्या था हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? एल्केन्स और एल्कीन्स और क्या है हमारे पास? ओलेफिन्स, ये हो गई। आपको एल्किन्स क्या होता है? एल्किन्स के पास होता है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, मतलब एटलीस्ट क्या होगा? वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट, कोई दिक्कत? और इसकी फॉर्मूला का बात करें हम, इसकी जनरल फॉर्मूला जो होती है CnH2n होता है, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मान लो यहाँ पे n बराबर वन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा? n बराबर टू से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C n की वैल्यू क्या रखेंगे? टू, H टू क्रॉस टू, ये बना जाएगा C2H4, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन। इथेन नहीं, इथिन बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ETHEN, इथेन। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लोग। आपको तीसरा हो जाएगा अल्काइंस, सॉरी दूसरा का बात कर लें तो दूसरा हमारा क्या है? अल्काइंस है। तो एल्काइंस में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एक होनी चाहिए कम से कम, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होना अनिवार्य है एल्काइंस के लिए। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अगर जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे, CnH2n-2, ये इसकी जनरल फॉर्मूला हो गई। अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएं तो आप यहाँ पे n बराबर क्या लिख दो? आप टू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू टू माइनस टू, ये क्या हो जाएगा? C2H2, ये हो जाएगा ना, तो इथाइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसमें नोट एक ऐसा, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होगा प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कार्बन इज टू होगा, मतलब अनसैचुरेटेड जो था मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होगा टू होगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अल्काइंस। अब देखो, अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये तो आपको फॉर्मूला के बारे में जानकारी मिल गई। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अब इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होती है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें देखो
मात्र 3 स्टेप करना है, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी। स्टेप 1, कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाए और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाए, आप उसकी क्या कर सकते हैं, तुरंत स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? पहला स्टेप हो जाएगा तुम्हारा कि कनेक्ट ऑल कार्बन एटम। बस एक ही चीज यहाँ है कि सारे कार्बन एटम को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है विथ सिंगल बॉन्ड्स। ये तो पता ही है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। फिर क्या करना है, स्टेप 2 का बात कर ले हम। ये तो सब कार्बन एटम को जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाइड करा देना है रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम से। ठीक है, मतलब जो चार उसकी वैलेंसी है, हाइड्रोजन क्या करना, सेटिस्फाइड करा देना है हाइड्रोजन एटम्स यूज टू सेटिस्फाई। अब क्या होता है, आगे मैं आपको एक दो फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब स्टेप 3 का बात करो, पहले ये ध्यान में रख लो। स्टेप 3 करना है, अगर अगर आपको H एटम्स होगा लेस देन द रिक्वायर्ड होगा, सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंस बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इफ नंबर ऑफ अवेलेबल H atoms less than what is required, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है उसको रिक्वायर्ड, उसको सेटिस्फाई करना है किससे, हम लोग को डबल या ट्रिपल वाई कि सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 स्टेप हम यूज करेंगे। ठीक है, अब तो एक हम बनाते हैं इथेन का, मतलब एग्जांपल लेते हैं, इथेन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इथेन का बनाते हैं सिंपल सा। ये थर्ड स्टेप हटा लेते हैं, जगह नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। अगर मान लो हमें इथेन दे दिया जाए, एक इथेन C2H6, तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने कि जितने आपको कार्बन है एटम है, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब मान लो हमारे पास कितने हैं, 2 कार्बन, इस तरह से 2 कार्बन जोड़ दो। दूसरे स्टेप में क्या किया, हाइड्रोजन एटम्स यूज टू सेटिस्फाई। अब बताओ कि आपके पास हमेशा पता है कि कार्बन जो है हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 4 बॉन्ड से। ये 4 कोवलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म करता है, ये चीज़ हम पहले बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप ये हो गई, स्टेप 1। स्टेप 2 पे क्या करना था कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। यहाँ पे देखो सेटिस्फाई करवा दो, यहाँ पे डाल दो, ये डाल दो, यहाँ डाल दो, आपको C2H6 हो गया। आप देखो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सा। आप एक बात बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होता है ना ऑटोनॉमस शेल में। तो सॉरी,
कार्बन का ऑटोनॉमस शेल में बनेगा 4 होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डालते हैं। अब एक बात बताओ, आपको बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, ड्यूएट करता है। तो इस तरह से मान लो इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ये, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोनॉमस में इलेक्ट्रॉन वही होगा ना। तो ये हमेशा क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, मतलब डुएट करता है। ये अपना डुएट कर लिया, डुएट करने दो, कर लिया। अब ये क्या करेगा, हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अब देखो ये तो हो गया, आपका सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, 2 to 4 to 6 to 8। अब हर एक दोनों एटम्स का अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये देखो 2 to 4 to 6 to 8, इस तरह से ये बना लिया, और इस तरह से ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या करेगा अपना, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से स्टेप फ्लो करके हम क्या फॉलो करके बनाते हैं आपका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बनाऊंगा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाऊंगा, आप लोग बना लेना, ठीक है। मैं आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे C3H8, C3H8 का बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कार्बन आइटम को जोड़ लेना है। मैंने जोड़ दिया, 3 कार्बन आइटम जोड़ दिया। आपको पता था कार्बन आइटम हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। अब इसको सेटिस्फाइड करवाएंगे। हमारे पास कितना है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे लगा दो, 1 2 3 3 3 6 2 8, मतलब ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गई C3H8 की। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, ठीक है। अब एक मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्यों छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हमें इथीन का, जो फॉर्मूला है C2H4। तो सबसे पहला स्टेप वन क्या करना है, हमारे कार्बन आइटम को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ लेना। अब कितना है हमारे पास हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। आपको पता है कि कार्बन जो है हमेशा हमारे कितने से जुड़ते हैं, 4 से, इससे ज़्यादा नहीं जुटेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 4 है। अब देखो ये सिमिलर हमेशा सिमिलैरिटी को फॉलो करेगा। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये तो बॉन्ड अकेले रह गया ना। तो ये क्या होगा, इसमें कोई जुड़ तो नहीं रहा। अब ये क्या हो गया, ये इधर नहीं होगा। आपको बताया गया था कि इस तरह से जब भी होगा, आपने हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिया। अब एक बात होता है, इस कार्बन के पास क्या हो, 3 बॉन्ड ही तो हुआ ना, एक 3 बॉन्ड इधर हो गया, 3 बॉन्ड इधर हो गया, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा किसे जुटेगा, 4 बॉन्ड जुटेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देना होगा हमें। डबल बॉन्ड देने से क्या होगा, इस कार्बन का भी 4 आइटम हो गया, इस कार्बन का भी 4 आइटम हो गया। ये इस तरह से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिल गया इसका। आपको बताया गया था स्टेप 1 पहले कार्बन को जोड़ना है, फिर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना, जितना हाइड्रोजन आपको है वो सेटिस्फाई करा दो। बाद में अगर सेटिस्फाई होने के बाद अगर कार्बन के पास वैलेंसी बच रही है, वैलेंसी जैसे यहाँ पे बच रही थी, तो उतना बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड होगी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना खुद से बना लेना। एक ट्रिपल बॉन्ड का भी मैं एग्जाम्पल करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। जैसे आपको C2H2 का बात करेंगे हम, इस तरह की C2H2 का, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 याद रखना, कार्बन को जोड़ देना है, ठीक है। कार्बन को जोड़ दिया। अब क्या करना है, मेरे पास H2 है, H2 दोनों H के पास जाएगा, ये चीज़ पता है। अब देखो आपको कार्बन के पास कितने हैं, 2 बॉन्ड है, इसकी कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, लेकिन हमेशा याद रखना दिमाग में कि जब भी कार्बन जुटेगी तो 4 4 बॉन्ड से जुटेगी। अब इसके पास ये सही सही फॉर्मूला है, ये गलत फॉर्मूला है।
क्योंकि कार्बन हमेशा क्या है, 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 होती है, हमेशा क्या होगा, 4 बॉन्ड से कार्बन आइटम जुटता है किसी भी कंपाउंड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिपल बॉन्ड लगाने होगी, मतलब एक डबल बॉन्ड और ऐड करना होगी, तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड इससे भी जुट गई, ट्रिपल बॉन्ड इससे जुट गई, मतलब ये क्या होगा, आपको कार्बन का देखना है कि 4 आइटम हो, 4 बॉन्ड हो गया ना, ये कार्बन क्या हुआ, अगले 4 आइटम से जुट गया, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो आपको बताया गया था स्टेप 1 में कार्बन जोड़ना है, सेकंड में क्या होगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करना है, तो मैंने कर दिया। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करने के बाद देखा कि ये कार्बन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, 2 बॉन्ड से जुटा है, मतलब और 2 बॉन्ड डालने होंगे, एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, तब जाके आपको ये 4 बॉन्ड से जुट जाता है। तो ये आपकी हो गई इथाइन का स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद से बनाना, ठीक है। और एक और चीज है, आपको रिंग फॉर्म में भी मिलता है, तो रिंग फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे हम जो सबसे कॉमन है हमारे C6 और H6, तो यहाँ पे हम C6H12 का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। C6H12, तो C6H12 का बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम को रिंग फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से ये बना लिया, ये बना लिया रिंग फॉर्म। आपको बताया था कि हर एक कार्बन के पास कितने होते हैं हाइड्रोजन, 4 होते हैं, ये चीज दिमाग में रखा है हमेशा। तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दीजिए सिंपली। ये हो गया क्या आपका C6H12 का फॉर्मूला का, ये हो गई। लेकिन थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। इसी का आप डबल बॉन्ड में बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ट्रिपल डबल बॉन्ड से कैसे बना सकते हैं, मान लो C6H6 है आपके पास, तो सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन पहले क्या करना है हमारे पास, इसको जोड़ देना है, ये जोड़ दो, जोड़ दिया, और हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करा दीजिए, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करा दो। हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 6। जो आपको फॉर्मूला में हाइड्रोजन देना है, उसी फॉर्मूला से उसी उतना ही हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेंगे। अब देखना है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन, सब क्या है, 3 कार्बन जुटा हुआ है, लेकिन ये क्या है हमारा गलत है अभी। हमें करना क्या है, कार्बन आइटम को हमेशा 4 बॉन्ड से जोड़ना है। अब मान लो आप यहाँ पे डाल दिए डबल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड डाल दिया, अब देखिए ये कार्बन जुड़ गया चार चार बॉन्ड से, आपको दिख रहा है 4 बॉन्ड, ये भी क्या हुआ 4 बॉन्ड से। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे एक 4 बॉन्ड डाल दो, अब क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, 4 बॉन्ड से जुट गया, यहाँ पर डाल दो, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड से जुट गया, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड से, ये भी जुट गया। अब क्या हुआ, अब सही हो गया, सब कार्बन क्या हुआ, 4 4 बॉन्ड से जुट गया। तो पहले काम करना है स्टेप 1, पहले कार्बन आइटम को जोड़ना है, फिर जो हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, उससे क्या करना, सेटिस्फाइड करना है, फिर चेक करना है तीसरा में कि हमारा कार्बन आइटम जो है 4 बॉन्ड से घिरा या नहीं। अगर जितना बॉन्ड्स कम हो रहा है उतना बॉन्ड क्या करना है उसमें ऐड कर देना। यही इसकी आपकी स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये आपकी पूरे के पूरे क्या होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन का स्ट्रक्चर बता दिया, ये आपको चेन में बता दिया और साइकिल में भी बता दिया, ठीक है। अब एक चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है हमारा, आइसोमेरिज्म का, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का बात करेंगे, पहले हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें बात करते हैं हम सेम बट डिफरेंट
केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चीज मैं आगे समझा रहा हूँ, क्या समझाऊंगा कि मतलब घबराइए मत, क्या लिख दिया, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा रहेगा, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप यहाँ पे टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लो। जैसे हम C4H10 का बात कर रहे हैं, तो आप देखो, हम C4H10 पहले 4 कार्बन दे दो, फिर क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, तो C4H10 हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रेट चेन। अब इसी का देखो, अब एक बात बताओ, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है ना। आप काउंट करो इसमें हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक और, गलत बोल दिया था। 3 हाइड्रोजन हमेशा, कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड मिलते का ना, ये याद रखना। 4 4 8, 3 1 4, 8 1 2 3 4, मतलब ये होगा सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, 3 3 6 एंड 4 10। तो ये हो गया C4H10, मतलब 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसे भी सेम 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। मतलब हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों के क्या है हमारे पास, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो अब इस तरह से आपको क्या होगा, बहुत सारा एग्जांपल, एक और दो तीन एग्जांपल बताता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको, और इतना में नहीं होगा, थोड़ा सा और। जैसे आपको मान लो 6C6H14 का बात कर ले, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बार से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का बना लिया, अब इसको जोड़ दिया, ठीक है। मान फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले से CH3 CH2 CH2, हाइड्रोजन आप जोड़ लेना आराम से, ठीक है, CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया। अब दूसरा का बात करेंगे हम, CH3 CH, ये CH3 यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये CH3, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन क्या क्या हो, नेम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। इसी तरह से और हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारा फॉर्म, इसी का एक कार्बन चेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसे क्या करना है, बहुत सारा कार्बन बना सकते हैं, बहुत सारा कंपाउंड्स बन सकता है ये, सबकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। CH2 कर लो, CH3 कर लो, ये हो गया, अलग हो गया, और करना चाहो और कर लो, CH3 कर लो, CH कर लो, CH3 कर लो, आप CH कर लो, CH3 कर लो, CH3 कर लो, ये सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। ये आपका ऑल अबाउट होगी क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक्चुअली अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आप लोग के सिलेबस में है नहीं,
तो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। ये आपको पूरे के पूरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का फुल चैप्टर हो गई, ठीक है। फुल चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक आपने जो वीडियो बनाया है, मतलब जो भी आपने नोट्स बनाया उस नोट्स को पढ़ते रहना नेक्स्ट क्लास में। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आप हमारे चैनल को आप थोड़ा सा मेरे लिए मदद कर दो, मेरे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और शेयर कर देना, ताकि हमें क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो एक कंप्लीट एनर्जी के साथ, फिर क्या होगा, कंप्लीट पैकेज के साथ आएंगे। और वो क्या कहते हैं, हमारा एनर्जी को बूस्ट करता है। जो आप लाइक शेयर करते कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू।